नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में। जैसा कि आप सभी की परीक्षाएं चल रही हैं और मैं आशा करता हूं आपके पेपर बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे। जैसा कि BHIC 105 का अगला एग्ज़ाम है, तो BHIC 105 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ प्रश्नों को ही डिस्कस करेंगे बल्कि उसके पूरे के पूरे यहाँ पर आपको उत्तर दिए जाएंगे और एक एक लाइन अच्छे से समझाई जाएगी, ताकि यदि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो आप इनके आंसर आप अच्छे से कर सकें। इसके अलावा इससे मिलते जुलते भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आंसर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो BA हिस्ट्री ऑनर्स के वे सभी विद्यार्थी जिनके पास सब्जेक्ट कोड BHIC 105 है वो सभी तैयार हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में जो हमारा पहला प्रश्न है वह प्रश्न ये है कि पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास लेखन में इतिवृत्त या वंशावलियों के महत्व पर लेख लिखें। देखो, ये क्वेश्चन ना कई बार पेपर में रिपीट हुआ है और रिसेंटली 2023 में पेपर में क्वेश्चन आया था। ये जो क्वेश्चन है वो आपको चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा, हेडिंग नंबर 1.11 से। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको हेडिंग नंबर 1.11 से मिलेगा, इसलिए मैं किताब का रेफरेंस भी देता हुआ जा रहा हूँ साथ ही साथ। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि अगर हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो इस इतिहास के बारे में हमें इतिवृत्त या वंशावलियों से क्या पता चलता है। तो इतिवृत्त और वंशावलियों की इंपॉर्टेंस बतानी है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन का आंसर पहले चैप्टर से हेडिंग नंबर 1.11 से मिल जाएगा, अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहते हैं। अदरवाइज यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा आंसर आपके लिए मैंने लिखा है और इसे ही हम समझेंगे। तो जब हम पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास को समझना चाहते हैं तो उसमें जो इतिवृत्त होते हैं यानी कि क्रॉनिकल्स और जो वंशावलियाँ होती हैं यानी कि जेनोलॉजिस, इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास को अगर आप जानना चाहते हैं तो इतिवृत्त और वंशावलियों की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इन सोर्सेज से हमें उस समय की राजनीतिक व्यवस्था को समझने में मदद मिलती है, सामाजिक व्यवस्था को समझने में मदद मिलती है और सांस्कृतिक व्यवस्था को समझने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको कश्मीर का इतिहास जानना है तो एक बहुत ही ज़बरदस्त इतिवृत्त है जिसका नाम है रास तरंगड़ी। और ये जो पुस्तक है ये कल्हड़ द्वारा रचित की गई है। तो रास तरंगड़ी किसने लिखी है? कल्हड़ जी ने लिखी है। इसमें कश्मीर के इतिहास का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है और ये एक विशेष प्रकार का इतिवृत्त है। तो अगर हम इतिवृत्त की बात करें तो देखो, इतिवृत्त का मतलब होता है इतिहास, एक तरीके से इतिहास लेखन। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन की अगर हम बात करें तो इसमें इतिवृत्त और वंशावलियों का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इससे हमें उस समय की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है, सामाजिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है, सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कश्मीर की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को जानना है तो आप राज तरंगड़ी नाम की किताब पढ़ सकते हैं जो कि कल्हड़ द्वारा रचित है। अब हम इतिवृत्तों के महत्व को जानते हैं। तो देखो, इतिवृत्त से हमें राजनीतिक इतिहास के बारे में पता चलता है उस समय के। तो इतिवृत्त और वंशावलियाँ उस समय के राजाओं और उनके शासनकाल की बारीकी से जानकारी देती हैं। हमें उस समय की वंश व्यवस्था के बारे में पता चलता है कि उस समय कौन कौन से राजा किस क्षेत्र पर शासन कर रहे थे। इसके साथ साथ कितने समय तक किस राजा ने शासन किया था और किस राजा ने किन किन प्रमुख कार्यों को किया था। उदाहरण के लिए, अक्षयवली, वंशावली या राजतरंगड़ी जैसी जो किताबें हैं हमें कश्मीर और अन्य क्षेत्रों के राजवंशों के बारे में जानकारी देती हैं। तो इतिवृत्तों का पहला महत्व क्या हुआ? इतिवृत्तों का पहला महत्व ये हुआ कि हमें इन्हें पढ़ने से राजनीतिक समझ हमारी विकसित होती है। हमें यह पता चल पाता है कि उस क्षेत्र में फलानी संस्कृति अगर है तो क्यों है। हमें यह पता चल पाता है कि उस समय वहाँ का कौन सा राजा शासन कर रहा था, कितने समय तक उस राजा ने शासन किया, उस वंश में कौन कौन से राजा रहे, उनका किन किन से युद्ध हुआ, उस शासनकाल की समय अवधि क्या थी, और एग्जाम्पल यहाँ पर आप बता देंगे। तो ये सब आपको इतिवृत्त से पता चलता है। अब हम बात करते हैं इतिवृत्तों की दूसरी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हमें सामाजिक संरचना कैसी थी ये भी पता चलता है। यानी कि किस तरीके का धर्म चलता था, किस समय की जाति व्यवस्था चलती थी, समाज में किन लोगों का क्या स्थान था। इतना ही नहीं, जो सरदार थे, सैनिक थे, वो किस प्रकार के कार्य करते थे, ये भी हमें इतिवृत्तों से पता चलता है। तो वंशावलियों से हमें विभिन्न सामाजिक वर्गों के बारे में पता चलता है, उनकी जातियों के बारे में पता चलता है, किस क्षेत्र में किस जातियों की बहुलता थी यह पता चलता है, समाज के विभिन्न वर्ग किन किन क्षेत्रों में रहते थे, किस प्रकार के कार्य करते थे। इन सभी संबंधों को समझने में मदद मिलती है हमें इतिवृत्तों से। तीसरी जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो कल्चर। अगर आपको मध्यकालीन इतिहास की संस्कृति जाननी है कि मिडिवल हिस्ट्री में कैसा कल्चर इंडिया में चलता था, तो कौन कौन सी किताबें यानी कि कौन कौन से साहित्य चलते थे, कलाओं की कौन सी प्रकृति थी, किस धर्म का बोलबाला था, कौन से कल्चर का विकास हो रहा था,
किस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे, किस प्रकार के त्यौहार मनाए जाते थे, इन सभी परंपराओं का वर्णन आपको इतिवृत्तों में मिल जाएगा और बिल्कुल बारीकी से मिलेगा, लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से मिलेगा। चौथी बात ये, बिल्कुल ऐसी हेडिंग टू हेडिंग बना के लिख दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी चैनल पे आपको इस तरीके से कंटेंट नहीं मिलेगा जिस तरीके से हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी हमसे जुड़ सकते हैं और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इवन मैं व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होंगी तो आप मुझे वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे इतिवृत्तों से हमें धार्मिक और अनुष्ठानिक इतिहास के बारे में भी पता चलता है कि उस समय किस प्रकार से रीति रिवाजों को फॉलो किया जाता था, कौन कौन से धार्मिक नेता थे, कौन कौन से उस समय साधु संत थे जो कि समाज में सुधार ला रहे थे, ये भी हमें इतिवृत्तों से पता चलता है। उस समय किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां चल रही थी, व्यापार किन मार्गों से होता था, क्या व्यापार स्थलीय मार्गों से होता था या समुद्री मार्गों से होता था, किन किन बाजारों के साथ हमारे आर्थिक संबंध थे, क्या बाहरी संबंध भी थे या आंतरिक संबंध भी थे, यानी कि विदेशी व्यापार भी चलता था या नहीं चलता था, व्यापार होता था तो किन किन चीज़ों का व्यापार होता था, इन सभी चीज़ों की भी जानकारी हमें किससे मिलती है, इन सभी चीज़ों की जानकारियाँ भी हमें इतिवृत्तों से पता चलती है। उस समय अगर कोई विद्यार्थी मिडिवल हिस्ट्री पर रिसर्च कर रहा है, शोध कर रहा है, तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त सोर्सेस हो सकते हैं ये किताबें जो कि मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड है, लाइक डैट राजतरंगिणी मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो इतिवृत्त और वंशावलियों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है, लेकिन इन्हें पढ़ते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना, हर सोर्स की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, यानी कोई भी किताब ऐसी नहीं है जो 100% सही होगी। राजा राम मोहन राय ने कहा था एक बार कि कोई भी किताब ऐसी नहीं है जिसमें कोई आप गलती नहीं निकाल सकते, हर किताब में कुछ ना कुछ गलती होती है। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी इतिहास लिखा जाता है तो कई बार जो इतिहासकार होते हैं वो किसी राजा के नज़रिए से लिखते हैं, वो अतिशयोक्तिपूर्ण यानी कि कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन कर देते हैं जिनका जमीन आसमान से कहीं लेना देना नहीं होता, पक्षपाती होते हैं। कई बार राजा ने कोई गलत एक्टिविटी की है ना तो भी उस किताब में उसे सही साबित कर दिया जाता है। तो जैसे आप प्राचीन काल के युद्धों के बारे में पढ़ोगे तो उसमें बढ़ा चढ़ा के युद्धों का वर्णन किया जाता है, वो इसलिए करा जाता है ताकि राजा की प्रशंसा में लेख लिखा जाए, राजा से कुछ इनाम वगैरह मिल जाए। तो अगर आप प्राचीन भारतीय सोर्सेज को पढ़ना चाह रहे हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सोर्सेज को पढ़ना चाह रहे हैं, तो पढ़ते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें, इन सोर्सेज की कुछ सीमाएं भी होती हैं। ये अतिशयोक्तिपूर्ण और पक्षपाती दृष्टिकोण से हो सकते हैं, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर इसमें लिखा गया है, लेकिन फिर भी उस समय के इतिहास को समझने में इनका योगदान है, क्योंकि कुछ ना सही से तो कुछ तो मिलता ही है इनसे। तो अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे आपके पास आता है पेपर में कि भाई प्राचीन मध्यकालीन भारतीय इतिहास को समझने में वंशावलियों और इतिवृत्तों का क्या रोल है, तो आई होप से इस क्वेश्चन का आंसर देने में आप सक्षम हैं। चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल से जरूर जुड़िए। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि राष्ट्रकूट राजव्यवस्था के स्वरूप की चर्चा कीजिए। चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा आपको, 3.3 नंबर हेडिंग में 20 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी कई बार रिपीटेड है क्वेश्चन कि राष्ट्रकूट राजव्यवस्था के स्वरूप की चर्चा कीजिए। तो देखो, हम राष्ट्रकूट राजाओं की जब बात करते हैं तो इन्होंने लगभग ना 6ठी से लेकर 10वीं शताब्दी तक दक्षिण और मध्य भारत में शासन किया था। तो राष्ट्रकूट के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ध्यान रखना, इनका दो लोगों से युद्ध लगातार चला, एक पाल वंश से और एक प्रतिहार वंश से। तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में लगातार संघर्ष होते रहे थे, इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप ये बताओगे, राष्ट्रकूट साम्राज्य लगभग 6ठी से 10वीं शताब्दी तक दक्षिण और मध्य भारत में शासन कर रहा था और ये उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति थी। यानी कि जब राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ते हो तो आपकी किताब लिखती है इग्नू की कि उस समय की न सिर्फ एक महत्वपूर्ण बल्कि सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति थी और सबसे बड़ी सांस्कृतिक शक्ति थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य के जब आप फैक्ट्स पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इस साम्राज्य की स्थापना एक राजा था जिसका नाम था दंती दुर्ग, इसने करी थी। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की संस्थापना किसने करी? दंती दुर्ग ने। और दंती दुर्ग के बारे में आपको एलोरा के शिलालेख में मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि दंती दुर्ग के बारे में एलोरा शिलालेख में लिखा हुआ है और यह शिलालेख लगभग 742 सी का है। दंती दुर्ग के टाइम पर जो राष्ट्रकूट साम्राज्य की राजधानी थी वो थी मान्यखेट, जो कि आज के शोलापुर के पास है। तो जब आप फैक्ट के साथ आंसर लिखते हैं तो नंबर बहुत ही अच्छे मिलते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं नंबर आपके बहुत ही अच्छे आएंगे अगर आप फैक्ट के साथ आंसर लिखते हैं तो राष्ट्रकूट साम्राज्य लगभग 6ठी से 10वीं शताब्दी तक भारत में शासन कर रहा है। भारत में किस जगह शासन कर रहा है? साउथ इंडिया और मध्य भारत में। यह उस समय की एक बड़ी राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति है। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग हैं। इनके शासनकाल का पहला साक्ष्य आपको कहाँ मिलेगा? एलोरा शिलालेख में। और यह शिलालेख कब का है? 742 सी का।
इनकी राजधानी कौन सी थी? मान्यखेड़ थी, और ये मान्यखेड़ आज शोलापुर के पास है। अब हम राष्ट्रकूट राज व्यवस्था की विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, राष्ट्रकूट राज व्यवस्था की शासन प्रणाली की पहली विशेषता ये थी कि शासन वंशानुगत था। देखो, उस समय की अगर कोई सी भी आ जाए, राष्ट्रकूट आ जाए, पाल आ जाए, प्रतिहार वंश आ जाए, कोई सा ही वंश आ जाए, ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो सब में सेम रहेंगे, क्योंकि उस समय जो शासन चलता था वो वंशानुगत चलता था। वंशानुगत का मतलब ये है कि पिता के बाद सत्ता उसके बेटे के पास जाएगी, उसके बाद सत्ता उसके बेटे के पास जाएगी, उसके बाद यानी कि सत्ता एक परिवार में ही घूमेगी। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का शासन कैसा था? वंशानुगत था, जहां सत्ता राजा के परिवार में ही रहती थी। साम्राज्य की बात करें तो साम्राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में बांटा गया था, और इन प्रांतों को मंडल कहा जाता था। यानी कि जैसे ये साम्राज्य मान लो, तो इन्हें छोटे छोटे प्रांतों में बांटा जाएगा, और इन प्रांतों को क्या कहा जाएगा? मंडल कहा जाएगा। और हर मंडल को एक अधिकारी होगा, और इस अधिकारी का नाम होगा महासामंत। ये बंदा इस क्षेत्र को लीड करेगा, इस क्षेत्र को संभालेगा। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य में व्यवस्था कैसी थी? वंशानुगत थी, राजतंत्र था, सत्ता राजा के परिवार के पास रहती थी। पूरे के पूरे साम्राज्य को छोटे छोटे भागों में बांटा हुआ था, जिन्हें मंडल कहा जाता था। हर मंडल को एक बंदा क्या करता था? चलाता था, प्रशासक होता था, एडमिनिस्ट्रेटर होता था, जिसे महासम्मत कहा जाता था। अब हम बात कर रहे हैं प्रशासन कैसे चलाया जाता था राष्ट्रकूट साम्राज्य में। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य में जब प्रशासन की बात करें तो केंद्रीय शासन का जो प्रमुख होता था वो राजा होता था, और सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर थी वो राजा के पास ही होती थी। इवन मिलिट्रियन पावर भी किसके पास होती थी? राजा के पास होती थी। तो जब हम बात करते हैं राष्ट्रकूट साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाता था, तो सारे के सारे डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होती थी? राजा के पास होती थी। सारे निर्णय कौन लेता था? राजा लेता था। सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन राजा के पास रहता था। हालांकि उसकी सलाह के लिए बहुत सारे मंत्री होते थे, बट राजा ही डिसीजन लेता था, और कब युद्ध करना है कब युद्ध नहीं करना है इसका डिसीजन भी राजा लेता था। इसके अलावा मंडल के अंडर में और भी बहुत सारी इकाइयाँ थी, जैसे विषय, ग्राम, और हर इकाई को मुखियाओं द्वारा चलाया जाता था। यानी कि जैसे आज आप भारत को देखो, तो अगर आज आप भारत को देखोगे तो एक तो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसमें क्या होगा? स्टेट हो गए, यूटी हो गए, यानी कि राज्य हो गए, और केंद्र शासित प्रदेश हो गए। फिर हर राज्य में जिला हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट के अंडर में बहुत सारे गांव हो गए। तो ऐसे ही इनके अंडर में भी था। एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी जो राजा के अंडर में थी, फिर प्रांत थे, फिर विषय थे, फिर ग्राम थे। इस तरीके से पूरे पूरे क्षेत्र को बांटा गया था। अब हम बात करते हैं सैनिक शक्ति की। तो राष्ट्रकूटों की सैनिक शक्ति उस समय की सबसे जबरदस्त सैनिक शक्तियों में से एक थी, और इन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते भी थे। इनकी सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार और हाथियों का रोल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो ये बड़े टॉलरेंट थे। इन्होंने हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म को भी बढ़ावा दिया। कल्चर और आर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया इन्होंने। एलोरा की गुफाओं में बहुत सारी विरासत स्थलों का निर्माण में इन्होंने योगदान दिया है। यानी कि अगर आप महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं जाओगे देखने, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने बढ़ावा दिया था कि इन्होंने राष्ट्रकूट राजाओं ने। कृषि और व्यापार पे इनकी अर्थव्यवस्था निर्भर थी। इन्होंने समुद्री मार्ग और थल मार्ग को भी बढ़ावा दिया, ताकि इनकी अर्थव्यवस्था और भी ज़्यादा आगे बढ़ सके। लेकिन विदेशी संबंधों की बात करें या दूसरे क्षेत्रों से संबंधों की बात करें, तो इनके पाल और प्रतिहार राजाओं के साथ संघर्ष बहुत ज़्यादा थे, जिन्हें त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता था। दक्षिण भारत में चालुक्य और पल्लव राजाओं से भी इनका टकराव होता रहता था। कई क्षेत्रों पर इन्होंने विजय प्राप्त करी, और इस तरह उन्होंने अपनी क्षेत्रीय नीति को आगे बढ़ाया। इसके साथ ही उस समय भारत के बाहर भी इनके व्यापारिक संबंध थे। तो इस प्रकार से अगर आप राष्ट्रकूट राजाओं के बारे में देखेंगे, तो राष्ट्रकूट साम्राज्य शासन और प्रशासनिक ढांचा उस समय का सबसे जबरदस्त ढांचा था। उस समय की राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की इन्हें गहराई से समझ भी थी। तो इसीलिए जिस भी राजवंश को किसी क्षेत्र की आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीति की गहराई से समझ होगी, वही राजा उस क्षेत्र को बड़े लंबे समय तक चला भी पाएगा। अगला क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तुर्की आक्रमण के समय सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, 2023 के क्वेश्चन पेपर में भी है ये आपको चैप्टर नंबर 7 में मिलेगा, हेडिंग नंबर 7.4 में, कि तुर्की आक्रमण का भारत के सामाजिक यानी कि समाज पर और कल्चर पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो, एक इतिहासकार है जिनका नाम है रिचर्ड ईटन। तो रिचर्ड ईटन ने यह कहा कि जब तुर्कों का आक्रमण भारत में हुआ, तो पंजाब और गंगा के मैदानों में रहने वाले जितने भी गैर मुस्लिम लोग थे, इनके साथ ना सिर्फ संघर्ष हुआ, बल्कि ये रचनात्मक संघर्ष था। रचनात्मक संघर्ष का मतलब ये है कि तुर्किश जब भारत में आए तो उन्होंने सिर्फ भारत पे अटैक नहीं किया, यहाँ के लोगों से लड़ाई नहीं की, बल्कि अपना प्रभाव भी इन लोगों के ऊपर छोड़ दिया। तुर्की आक्रमण की बात करें तो मध्य एशियाई तुर्किश ने जब हम पर अटैक किया, जिन्हें हम मुस्लिम आक्रमणकारी भी कहते हैं,
तो इसका प्रभाव हमारे समाज और संस्कृति पर बहुत बुरा पड़ा और अच्छा ही पड़ा, जिसकी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। तो भारत पर जो इस्लामी अटैक हुए, तुर्किश अटैक हुए, उसका पहला प्रभाव ये हुआ कि भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से हुआ। तुर्किश आक्रमणों के बाद इस्लाम भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत तेजी से फैला, जिसकी वजह से भारत में डाइवर्सिटी बढ़ गई धर्म की। उस समय हिंदू, बौद्ध, जैन यही सब धर्म थे। फिर क्या हुआ, जब तुर्किश अटैक हुए हमारे ऊपर तो इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ, जिसके परिणामस्वरूप हमारी जो धार्मिक विविधता है वो बढ़ गई, और हिंदू, मुस्लिम और आगे चलकर जैन, बौद्ध ये सब धर्म वहाँ पर फैलने लगे। आगे चलकर बहुत लंबे समय बाद 500-600 साल बाद सिख धर्म भी आएगा। इस्लामिक अटैक का जो अगला प्रभाव हम पर पड़ा, सूफी परंपराओं का विकास हुआ, क्योंकि बहुत सारे सूफी संत आए और इसने इन्होंने इस्लाम की एक अलग शाखा का भी विकास किया। यानी कि जो इस्लामिक अटैक हुए हमारे ऊपर, यानी कि इंडिया के ऊपर जो मुस्लिम तुर्कों का आक्रमण हुआ, इसका सबसे पहला प्रभाव धार्मिक प्रभाव पड़ा। बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवाया गया, बहुत सारे लोगों का धर्म परिवर्तित करवाया गया और उन्हें या तो डराकर या फिर शांतिपूर्वक रूप से इस्लामीकरण उनका किया गया। हालांकि हिस्टोरियंस की इसमें अलग अलग राय हैं जब आप किताब पढ़ेंगे तो। अगला प्रभाव है सांस्कृतिक प्रभाव। तो सांस्कृतिक प्रभाव सबसे पहले वास्तुकला पर पड़ा, क्योंकि देखो भाई, तुर्किश लोग जब भारत में आए तो उन्होंने भारत में जिन इमारतों का निर्माण करवाया, उन्होंने उन इमारतों का निर्माण उस तरीके से इमारतों का निर्माण करवाया जिस तरीके से वो तुर्की में इमारतों का निर्माण करवाते थे। तो सिंपल सी बात है, कोई बंदा शहर से अगर गांव जाएगा तो जब वो अपना घर बनवाएगा तो शहर के तरीके से बनवाएगा। तो इसी तरीके से ये लोग तुर्की से इंडिया आए और इंडिया में जितने भी इन्होंने निर्माण करवाया, अपनी मस्जिदों का निर्माण करवाया, महलों का निर्माण करवाया, तुर्की तरीके से करवाया। तो इसकी वजह से जो हमारी वास्तुकला है वो इस्लामी वास्तुशिल्प से आ गई। जैसे कि आप कुतुब मीनार देख लो दिल्ली में, या मस्जिदों और मकबरों को देख लो, तो आपको तुर्किश परंपरा दिखाई देगी। तकनीकी प्रभाव की बात करें तो तकनीकी प्रभाव ये रहा कि इन्होंने भारत में कालीन की बुनाई का कार्य शुरू किया, रेशम पालन का ज्ञान दिया, कागज की खोज शुरू हुई, सैन्य प्रौद्योगिकी और वस्त्रों पर जरी का काम, ये इस तरीके की तकनीकें भी कहाँ से आई हैं, तुर्किश अटैक की वजह से आई हैं। यानी कि तुर्किश लोग जब इंडिया में आए तो उसका प्रभाव है ये कि नए नए काम करने के तरीके भी पता चले। भाषा का प्रभाव देखो तो भारत में पहले देखो संस्कृत भाषा का दबदबा था, लेकिन जब तुर्किश भारत में आए तो भाषा का मिश्रण हो गया। बड़े पैमाने पर फारसी भाषा का प्रयोग किया जाने लगा, अरेबियन भाषा का प्रयोग किया जाने लगा, टर्किश भाषा का प्रयोग किया जाने लगा, जिसकी वजह से भारत में विशेषकर हिंदी और संस्कृत, उर्दू पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने लगा। उर्दू तो हालांकि आगे चलकर आई है, ये थोड़ा सा हटा देते हैं, यहाँ पे गलत कर देते हैं, ये मिसप्रिंट हो चुका है। तो भाषा का मिश्रण हुआ, भाषा का प्रभाव ये हुआ कि फारसी, अरबी और तुर्किश भाषा का प्रभाव होने लगा, और संस्कृत और हिंदी, यहाँ पर संस्कृत लिख देगा है ना, उर्दू की जगह ये क्या है, ये संस्कृत कर देते हैं। तो हिंदी और संस्कृत पर बुरा प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे करके संस्कृत की जो छवि है वो लगातार गिरती चली गई और फारसी और उर्दू साहित्य का विकास लगातार होता गया। तो ये भाषा का प्रभाव पड़ा। सामाजिक प्रभाव की बात करें तो भाई बौद्ध धर्म के लोगों को बहुत लूटा इन्होंने। जब तुर्किश अटैक हुए तो 12th सेंचुरी के आसपास बौद्ध धर्म अपनी ज़मीन से पूरी तरीके से गायब ही होने लगा। रामशरण शर्मा जी जो कि बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उनके अनुसार 11th और 12th सेंचुरी के दौरान बौद्ध केंद्रों और मठों में बहुत धन दौलत थी, बहुत धन दौलत थी भाई। और इस धन दौलत के लालच में इन आक्रमणकारियों ने बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला। खासतौर पर बख्तियार खिलजी की जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो बख्तियार खिलजी ने बहुत सारे बौद्धों को मारा, और सिर्फ क्यों, क्योंकि वो लुटेरा था, लूट नहीं आया था। तो बख्तियार खिलजी की बात करें तो उन्होंने धन दौलत के लालच में बहुत सारे भिक्षुओं को मार दिया और बौद्ध मठों में से बहुत सारा धन लूट लिया। ऐसा किताब में लिखा है, आप देख सकते हैं। अगला प्रभाव यह पड़ा कि ब्राह्मणों के प्रभाव में कमी आई, क्योंकि तुर्किश अटैक से पहले जो राज व्यवस्था थी उसमें ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा रोल था, पुरोहित के पदों पर थे। तो ब्राह्मणों के प्रभाव पर यहाँ पर कमी आई, क्योंकि इनकी जगह मौलवियों ने और मुस्लिम संतों ने ले लिए। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, तो व्यापार का विस्तार हुआ। दिल्ली सल्तनत और बाद के मुगल साम्राज्य में मध्य एशिया और यूरोप के साथ हमारे व्यापारिक संबंध हुए। कृषि और सिंचाई में नई नई तकनीकें आई, ये भी तुर्किश अटैक के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ निगेटिव भी होते हैं। समाज में संघर्षों की भूमिका शुरू हुई। बड़े पैमाने पर गंगा जमनी तहजीब का विकास हुआ, यानी कि मिश्रित संस्कृति बढ़ी। हिंदू मुस्लिम में थोड़े से संघर्षों को बढ़ावा मिला, और इस तरीके से सामाजिक संबंध क्या हो गए, जटिल हो गए। तो अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तुर्किश अटैक का भारत के समाज और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, तो तुर्किश अटैक का हमारे समाज और संस्कृति पर प्रभाव ये पड़ा कि इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ, ब्राह्मणवाद के प्रभाव में कमी आई, तुर्किश वास्तुकला को बढ़ावा मिला, तुर्किश व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला, अरबी और फारसी भाषाओं का योगदान बहुत ज़्यादा हो गया, बौद्ध धर्म को बहुत नुकसान हुआ, बड़े पैमाने पर उनके मठों को लूटा गया, व्यापार का विस्तार हुआ और गंगा जमनी तहजीब बढ़ी, किंतु हिंदू मुस्लिम के राजनीतिक और धार्मिक संबंध ये जटिल हो गए। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत में
भक्ति परंपरा के विकास की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 14 में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि साउथ इंडिया में भक्ति परंपरा का विकास कैसे हुआ। तो देखो, एक समय ऐसे आ चुका था कि बड़े पैमाने पर बौद्ध, जैन और इस्लाम धर्म जो है वो भारत में बहुत तेज़ी से फैल चुका था। तो ऐसे में कुछ लोगों को ये लगने लगा कि हिंदू धर्म में सुधार की जरूरत है, वरना हिंदू धर्म की जो बुराइयां थी उस समय, जिसमें वर्ण व्यवस्था बहुत तेज़ी से थी, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी जो समस्याएं थी, इसकी वजह से लोगों का ना मोह हट चुका था हिंदू धर्म से, और बहुत सारे लोग इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहे थे उस समय, बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहे थे, जैन धर्म को फॉलो कर रहे थे। खासतौर पर दक्षिण भारत में तो बौद्ध और जैन धर्म का बहुत तगड़ा दबदबा था, इस्लाम का तो मैं नहीं कह सकता इतना उस समय, बट बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बड़ा दबदबा था। तो ऐसे में दक्षिण भारत में एक नई भक्ति परंपरा का विकास हुआ, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे सामाजिक सुधारों ने एक नई तरीके से धर्म में अपना योगदान दिया। तो दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा के विकास की बात करें तो इन्होंने दक्षिण भारत की पूरी संस्कृति और धार्मिक कल्चर को बदल दिया, और इंडियन सोसाइटी पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ये जो हिसाब किताब बना है ये 8th सेंचुरी में बना है, बट हम ये कह सकते हैं कि 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में हुआ। यह आंदोलन धार्मिक अनुभव और ईश्वर की आराधना पर केंद्रित था, जिनकी कुछ विशेषताएं ऐसी हैं। तो देखो, दक्षिण भारत का जो सबसे फेमस धार्मिक आंदोलन था उनका नाम था अलवार और नयानार। तो कुछ किताबें अलवार लिखती हैं, कुछ अलवार, तो यहाँ पर मैंने अलवार लिख दिया है, ठीक है। तो दक्षिण भारत में जब आप अलवारों की बात करोगे तो ये भगवान विष्णु जी के भक्त हैं, ठीक है, और नैनारों की बात करोगे तो ये भगवान शिव जी के भक्त हैं। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। अलवारों ने कहा कि भगवान विष्णु के विभिन्न रूप हैं, और जितने भी पवित्र स्थल थे उन पर इन्होंने मंदिरों के निर्माण की शुरुआत करी। तो अलवार कौन थे? अलवार भगवान विष्णु के भक्त थे। ये भगवान विष्णु की गा बजाकर पूजा करते थे, उनके विभिन्न ग्रंथों की पूजा करते थे। लेकिन नैनारों की बात करें तो भगवान शिव जी के भक्त थे, ये भगवान शिव जी की आराधना करते थे। तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन आरंभिक संतों में अलवार जो कि विष्णु भक्त थे, और नैनार जो कि शिव भक्त थे, ये बहुत प्रमुख थे। अलवार संतों ने तमिल भाषा में अपनी कविताएं लिखी हैं, और इनकी जो एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, और इस ग्रंथ का नाम है नलियरा दिव्य प्रबंधम। इसी प्रकार से जो नयनार संत थे जो भगवान शिव जी की उपासना करते थे, इनकी शिक्षाएं एक ग्रंथ है जिसका नाम है तिरुमुरई में संकलित है। अलवारों और नैनारों की बात करें तो भाई देखो, इन्होंने जातिगत समानता की बात करी, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं था। इन्होंने कहा कोई बंदा किसी भी जाति का हो, हमें इससे लेना देना नहीं है, वो बंदा अलवार है, नैनार है, सब समान है, राजा हो, रंग हो, सब समान है। तो इस समानता पर आधारित था, क्योंकि उस समय जो जातिवाद, कास्टिज्म चलता था, वर्ण व्यवस्था चलती थी, इन्होंने उस पर भेद किया। इन्होंने कहा सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, बाल विवाह नहीं होनी चाहिए, इवन इन्होंने कहा विधवाओं को भी दोबारा शादी करने का क्या है, अधिकार है। तो जब हम अलवारों नैनारों की बात करते हैं तो अलवारों और नैनारों ने स्त्री समानता पर विशेष बल दिया। अलवारों और नैनारों ने जातिगत भेदभाव को खत्म करने की बात करी। तो यानी कि जो ब्राह्मण धर्म में समस्याएं थी उन समस्याओं को दूर करने की बात करी, और इनकी एक किताब है दिव्य प्रबंधम और एक है तिरुमुरई। इसी वजह से अलवारों और नैनारों का दबदबा पूरे दक्षिण भारत में बहुत तेजी से फैलता चला गया। तो जब हम दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक आंदोलनों की बात करते हैं कि उनका विकास कैसे हुआ, तो उसमें सबसे बड़ा रोल अलवार और नैनारों का है। तमिल भाषा में बड़े पैमाने पर फिर साहित्य की रचना की गई। सिंपल सी बात है, जब भी कोई नया धर्म आएगा या कोई नया धार्मिक आंदोलन होगा तो वो अपनी किताबों को भी छापेगा, अपनी शिक्षाओं को भी आगे बढ़ावा देगा। तो जब अपनी शिक्षाओं को बढ़ावा देगा तो किताबें बनेंगी और नया साहित्य बनेगा। तो अलवारों का तमिल भाषा में बहुत सारे साहित्यों का निर्माण हुआ, नैनारों का बहुत सारे साहित्यों में निर्माण हुआ, कवियों की रचनाएं बड़ी बड़ी हुई, आम जनता को जोड़ा गया, आम जनता में सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया गया। इन्होंने जात पात की सीमाओं को चुनौती दी, ये मैंने आपको पहले समझा दिया है। मंदिरों का निर्माण हुआ, और मंदिरों की एक नई वास्तुकला यहाँ पर शुरू होती है। टॉलरेंस पर भी बल दिया गया, यानी कि धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया गया। भक्ति कवियों ने ना ये नहीं कहा कि तुम हिंसा कर दो, भक्ति कवियों ने ये नहीं कहा, अलवारों ने, नयनारों ने, लिंगायतों ने ये नहीं कहा कि तुम दंगे फसाद कर दो। उन्होंने कहा शांतिपूर्वक तरीके से जो हो रहा है उसे होने दो, जो भी प्रभु को पाना चाहता है वो भक्ति में लीन हो जाए। और इन्होंने बहुत सारी स्त्रियां भी, एक अंडाल नाम की स्त्री थी, एक करैक्काल अम्मैयार नाम की स्त्री थी, जिन्होंने बड़े पैमाने पर अलवारों और नैनारों को बढ़ावा दिया है। इनकी भक्ति के प्रकार की बात करें तो दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलन में दो प्रकार की भक्ति थी, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण वो लोग थे जो भगवान को आकार में पूजते थे, मूर्ति में पूजते थे। निर्गुण कहते थे भगवान का तो कोई आकार ही नहीं है, भगवान तो निराकार है। तो दक्षिण भारत में सगुण भक्ति का प्रचलन ज़्यादा था, भगवान की मूर्ति रूप में पूजा की जाती थी। तो दक्षिण भारतीय भक्ति परंपरा में बड़े पैमाने पर भक्ति आंदोलन धीरे धीरे करके बाद में उत्तर भारत की भी ओर आने लगे, और ऐसे में भारत में धार्मिक विविधताएं बहुत तेजी से फैलने लगी।
तो इस प्रकार से दक्षिण भारतीय परंपरा का विकास हुआ, जिसमें अल्वारों नैनारों का बहुत बड़ा योगदान था। समाज में समानता, भाईचारे और ईश्वर की आराधना का महत्व धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया। आई होप सो इस प्रश्न का उत्तर देने में भी आप सक्षम हैं। तो दक्षिण भारतीय धार्मिक आंदोलन की बात करें तो धर्म में सुधार के लिए अल्वारों और नैनारों का बहुत बड़ा रोल था, जिन्होंने जातिगत समानता के साथ साथ स्त्री और पुरुषों के बीच में भी समानता की बात की, और उस समय जो सती प्रथा, बाल विवाह जैसी समस्याएं थी उन्हें भी दूर करने की बात की। भगवान को मूर्त रूप में भी पूजा, गा गा कर, बजा बजा कर भी पूजा, साहित्यों की रचनाएं करी, और सबसे बड़ी बात है धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। ये नहीं कि अपने धर्म को फैलाने के लिए किसी दूसरे धर्म का अपमान करें, ऐसा इन्होंने नहीं किया। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं हम, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है कि चोल नौसैनिक अभियान के महत्व पर चर्चा कीजिए। यानी कि दक्षिण भारत में आपको पता है चोल वंश के राजाओं का शासन रहा था, और उस समय की जो सबसे बढ़िया नौसैनिक पावर की अगर हम बात करें, वैसे तो राजाओं के पास नेवी थी नहीं, बट चोल राजा एक ऐसे राजा थे जिन्होंने नेवी पर भी ध्यान दिया, यानी कि नौसेना पर भी ध्यान दिया। तो चोल राजाओं की नौसैनिक अभियान का क्या इंपॉर्टेंस रहा, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था, जिसने 9th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी के बीच भारत में शासन किया और अपनी नेवी पावर को, यानी कि नौसैनिक शक्तियों को भी बढ़ावा दिया। चोल नौसेना के बारे में बात करें तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि नौसेना के माध्यम से इन्होंने अपने क्षेत्रीय विस्तार को बढ़ावा दिया। चोलों की बात करें तो चोल राजाओं ने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया, जिसकी वजह से इन्होंने बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्रों में और दक्षिण पूर्वी एशिया में जो मेन मेन समुद्री मार्ग थे उन पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो चोल इतने पावरफुल थे, न सिर्फ इन्होंने अपने एरिया में ही बल्कि बंगाल की खाड़ी के आसपास जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश थे वहां तक के क्षेत्रों को कंट्रोल करने की कोशिश करी। ये इनका सबसे पहला महत्वपूर्ण अभियान था। इनका उद्देश्य ये था कि ये साउथ ईस्ट एशिया में पूरी तरीके से पॉलिटिकल वे में कंट्रोल कर लें और वहाँ के व्यापार को भी कंट्रोल कर लें इंडोनेशिया की तरफ। अगर आप दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ जाओगे तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड जैसे जो देश हैं ये सब दक्षिण एशिया के देश हैं, बट हम यहाँ पर म्यांमार और इंडोनेशिया तक की बात कर रहे हैं। व्यापार और आर्थिक समृद्धि, सिंपल सी बात है, किसी के पास नौसेना होगी तो समुद्री व्यापार को भी तो बढ़ावा देगा, और व्यापार को बढ़ावा देगा तो इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी। तो चोल नौसैनिक अभियानों का अगला महत्व ये था कि उन्होंने समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया, व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी, श्रीलंका, मलेशिया, सुमात्रा, थाईलैंड के साथ व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ी। नौसेना का सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव ये था कि जिन जिन क्षेत्रों पर इन्होंने कंट्रोल किया वहाँ पर भारत की धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार भी किया। हिंदू धर्म और तमिल संस्कृति बहुत तेजी से आने वाले क्षेत्रों में फैल गई। शक्ति संतुलन बना रहा और राजनीति स्थिर रही। नौसैनिक अभियान के माध्यम से चोलों की जो शक्ति संतुलन था, यानी कि पावर बैलेंस था, वो बड़ा जबरदस्त था। तो आसपास के लोग ना उनसे युद्ध करने से भी डरते थे, क्योंकि इनकी सैनिक शक्ति बहुत जबरदस्त थी। नौसेना की सफलता एडमिनिस्ट्रेशन और सैनिक संगठन का परिणाम थी, क्योंकि अगर राजा अच्छा नहीं होगा तो सेना कैसे अच्छी होगी। उनके पास बहुत ही उस समय के आधुनिक जहाज थे जो कि नौसैनिक अभियानों के लिए सबसे ज़बरदस्त थे। सांस्कृतिक आदान प्रदान, भारत की स्थापत्य शैली, मंदिर निर्माण की शैली धीरे धीरे करके दक्षिण पूर्वी एशिया में फैल गई। तो अगर दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में देखोगे तो जिस तरीके से साउथ इंडिया में मंदिर बनते थे, जिस तरीके से साउथ इंडिया के महल बनते थे, उस तरीके से वहाँ पर भी महल और मंदिर का निर्माण होने लगा। ये नौसैनिक अभियानों की सफलता थी। तो चोल नौसैनिक अभियानों का महत्व केवल एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में नहीं था, बल्कि एक बड़े समुद्री साम्राज्य के रूप में भी स्थित था। उन्होंने दक्षिण एशिया बल्कि समुद्री एशियाई क्षेत्रों में अपने निशान छोड़ दिए हैं। उनकी शक्ति, संगठन और दृष्टि का प्रमाण है, जिन्होंने उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली राजाओं में से एक बना दिया और इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। तो आशा है ये 5 के 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नए सब्जेक्ट कोड के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर आपको पूरा ही करके आना है, चाहे पेपर आपको आता हो और चाहे ना आता हो। तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि लिख के आना है और थोड़ा मिलता जुलता ही लिख के आना है, और अगर पेपर में वही क्वेश्चन आए तो बिल्कुल सटीक लिख कर आना है। तो गुड लक गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड में।